पूरे इतिहास में भारत की छवि लगातार बदलती रही है, क्योंकि इसकी सीमाएं घटती बढ़ती रही हैं और संस्कृतियों के आपस में मिलने के बावजूद उनमें खींचतान चलती रही है। छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए लोगों के देश में तमाम मुश्किलों और फिर से उठ खड़े होने की चाहत से गुजरकर भारत ने अपना सिर उठाया। अब पहली बार सामने आई पुरानी फिल्मों से आप इतिहास की सबसे कमाल की कहानियों में से एक की दुर्लभ झलक देख सकते हैं। ये ब्रिटिश साम्राज्य का नगीना था जो आगे चलकर एक आजाद देश बना। पेश है भारत के बनने की कहानी, इंडिया इमर्जेस। द राज। उन्नीसवीं सदी का आखिरी दौर। भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा कर रहे लेखक मार्क ट्वेन ने इस इलाके से प्रभावित होकर लिखा, भारत में ही मानव जाति पली बढ़ी है, यही इंसानी बोली का जन्म हुआ है। इसे ऐतिहासिक गाथाओं और परंपराओं की दादी और परदादी कहा जा सकता है। मार्क ट्वेन ने 5000 सालों में विकसित हुए भारत की व्याख्या की थी। ये बात है 19वीं सदी की। भारत की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। ये भारत लगातार बदलाव के दौर में है। अब ये ताकतवर मुगल साम्राज्य द्वारा संगठित इलाका नहीं है। अपने सबसे अच्छे दौर में मुगल शासन उत्तर में अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर तक फैला था। हाल ही में मिली इस रंगीन फिल्म को 1930 के दशक में फिल्माया गया था। ये 16 मिलीमीटर की कोडाक्रोम फिल्म है, जिसे पूरी तरह हाई डेफिनेशन में बदल दिया गया है। ये मध्यकालीन भारत की एक झलक है, जिसके ज्यादातर हिस्से पर मुगल राज करते थे। मुगलों का प्रभाव भारत के दक्षिणी दूर दराज के इलाकों तक कभी नहीं पहुंच पाया। यहाँ तक कि मध्य भारत में भी उन्हें अपना अधिकार जताने के लिए स्थानीय रियासतों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता था। पर उनकी विरासत आज के भारत में भी जिंदा है, जिसे देश भर में बने स्मारकों और इमारतों के बेमिसाल आर्किटेक्चर में देखा जा सकता है। और इन स्मारकों में सबसे मशहूर शानदार ताजमहल है। सन 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम के मकबरे के तौर पर बना ताजमहल मोहब्बत की निशानी के अलावा भी काफी कुछ है। दुनिया का ये अजूबा ऐसे भारत का प्रतीक है जो कई सदियों की उतार चढ़ाव के बावजूद टिका रहा है और आज भी पहले की तरह ही शान से खड़ा है। ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के लफ्जों में, इस जहां में ये इमारत ऊपर वाले की अहमियत बताने के लिए बनाई गई है। सन 1862 में आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर की मौत के साथ ही मुगल सल्तनत का अंत हो गया। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता के दौर में ढेर सारी छोटी छोटी रियासतों, कबीलों और समुदायों का जन्म हुआ और शासन करने की ताकत में ऐसा खालीपन आया जिसे भरने में कोई कामयाब नहीं हुआ। सन 1903 ये भारत की कुछ सबसे पुरानी फिल्में हैं। इन्हें अमेरिकन इन्वेंटर और सिनेमा के पायनियर थॉमस आर्मैट ने फिल्माया है। इस समय तक भारत के लोगों पर विदेशी राज करते हैं, जिसका केंद्र आधी दुनिया के पार यूरोप के एक टापू पर है। अंग्रेज पहली बार सन 1608 में भारत आए थे। वो यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए थे। शुरू में वो लोग यहाँ पर केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, पर फिर समय के साथ साथ उनका उद्देश्य बदला, उनकी इच्छाएं बढ़ी और उनकी राजनैतिक आकांक्षाएं सामने आईं। दूसरा दिल्ली दरबार। ये ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन की अगुवाई में हो रहे समारोह के दृश्य हैं, जो इससे पहले कभी प्रसारित नहीं हुए।
ये ब्रिटिश लोगों द्वारा भारत में सैनिक शक्ति का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। भारत में संसाधनों की भरमार है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन संसाधनों पर एकाधिकार करने के साथ साथ अपना सैनिक और प्रशासनिक प्रभाव भी बढ़ा लिया है। इसने स्थानीय लोगों के विद्रोहों को कुचल दिया है, जिनमें सन 1857 का सैनिक विद्रोह भी शामिल है। अब सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के राजघराने के हाथों में जाने वाली है। सन 1858 की अपनी घोषणा में तत्कालीन ब्रिटिश मोनार्क क्वीन विक्टोरिया ने कहा, हम भारत की स्थानीय रियासतों के राजाओं के लिए ये घोषणा करते हैं कि हम उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके नाम पर किए गए सभी समझौतों या एग्रीमेंट्स को स्वीकार करेंगे और हम उन्हें पहले की ही तरह जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि रियासतों के राजा भी ऐसा ही करेंगे। क्वीन की इस घोषणा का उद्देश्य ये जताना है कि वो सबको साथ लेकर राज करना चाहती है, लेकिन दराज, जो इस कॉलोनियल ताकत का नया नाम है, अब दोबारा कभी भी भारत के लोगों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटिश राज की सामाजिक और आर्थिक नीतियां हर कीमत पर भारत के लोगों को विदेशियों की सत्ता में लाने के लिए बनी थी। उन्हें डर है कि परिवर्तन सामाजिक उथल पुथल को जन्म दे सकता है, जिससे एक बार फिर सन 1857 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत। ये ब्रिटिश भारत के पश्चिमी हिस्से की बीकानेर रियासत का लालगढ़ पैलेस है। यह औपनिवेशिक भारत की 500 से ज्यादा रियासतों में से एक का नजारा है, जो कहीं और नहीं मिलेगा। ये इंपीरियल वॉर कैबिनेट में अकेले गैर ब्रिटिश प्रतिनिधि महाराजा गंगा सिंह की पोती के शाही विवाह का अवसर है। ये चमक दमक एक शानो शौकत वाली ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की झलक दिखलाती है, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है। अब भारत पर अंग्रेजों का राज है और ये दो प्रशासनिक सिस्टम्स में बटा हुआ है। भारत के 60% हिस्सों पर अंग्रेजों की हुकूमत चलती है। बाकी का 40% हिस्सा रजवाड़ों का है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौते कर लिए हैं। क्वीन विक्टोरिया द्वारा ब्रिटिश राज की घोषणा के महज 5 दशक बाद भारत की असली राजनीतिक सत्ता रजवाड़ों के हाथ से निकल गई है। इनके पास बस घटी हुई ताकत की यादें ही बची हैं। ये हैदराबाद की एक रियासत से मिले बाघ के शिकार के दृश्य हैं। ये मुश्किल से दिखने वाले विजुअल्स ओरिजिनल कला में हैं और इन्हें दक्षिणी भारत में कोंगारा कलान नाम के जंगल में फिल्माया गया है। स्थानीय राजा और अंग्रेज साथ मिलकर शिकार करते हैं। ये हाथियों पर शिकार के लिए निकलते हैं और उनके साथ ट्रेन्ड शिकारियों और हथियारों से लैस सैनिकों की एक फौज होती है। ये लोग घेरा बनाकर शिकार करते हैं। इसमें जोखिम कम होता है और देखने वालों को मजा आता है। मौजूदा बिहार की एक रियासत बनेली के राजा के शब्दों में इसमें शिकार इस तरह किया जाता था। जंगलों में बाघों को लुभाने के लिए भैंस के बछड़े बांध दिए गए। बाघ के छिपे होने की जगह को घेरने के लिए लगभग 50 हाथी भेजे गए। फिर घेरा तैयार हो जाने पर 2 हाथियों को उस घेरे में जाकर बाघ को छिपने की जगह से निकालने का हुक्म दिया गया। हाथियों के करीब आने पर बाघ बार बार गुस्से में हमला करता था। शुरू में ये बहुत रोमांचक था, लेकिन फिर बाघ थक कर लेट गया। रोज इस तरह के 2 या 3 घेरों के साथ मैंने सैकड़ों बाघों का शिकार देखा है।
20वीं सदी में बाघ का शिकार ब्रिटिश राज का प्रतीक बना रहा। ब्रिटिश राज ने महाराजाओं को ऐसे समझौते करने के लिए मजबूर कर दिया है जिससे उनके ज्यादातर अधिकार खत्म हो गए। ज्यादातर रजवाड़ों को अपने दरबार में तैनात ब्रिटिश रेजिडेंट के दखल को झेलना पड़ता है। दर्राज ने भारतीय राजाओं की राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक ताकत खत्म कर दी। और देखने में ऐसा लग सकता है कि बाघों की तरह रियासतों के राजा भी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत तक इनकी स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। दिसंबर सन 1911 दिल्ली दरबार। शुरुआती फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों में से एक चार्ल्स अर्बन ने किनेमा कलर नाम की एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने 2.5 घंटे की फिल्म बनाई जिसका नाम था विद आवर किंग एंड क्वीन थ्रू इंडिया। इस फिल्म में तीसरे दिल्ली दरबार के नजारे हैं, जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज V के राज्याभिषेक के समय होने वाला एक सैनिक समारोह है। इस समारोह में सबसे अहम मौजूदगी सम्राट और उनकी पत्नी मैरी की है और इन्हें भारत का एम्परर और एम्प्रेस घोषित किया गया। लेकिन ये इस समारोह में होने वाली अकेली महत्वपूर्ण घोषणा नहीं है। ब्रिटिश भारत की राजधानी अब कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाई जाने वाली है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाए जाने के प्रस्ताव पत्र में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने लिखा, ये काफी समय से एक गंभीर असंगति मानी जाती है कि ब्रिटिश लोग अपने भारतीय इलाके के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित शहर कलकत्ता से इस देश पर शासन करते हैं, लेकिन कलकत्ता से राजधानी हटाने की यही एक वजह नहीं थी। सन 1905 में बंगाल के बंटवारे के बाद ये इलाका ब्रिटिश राज के राष्ट्रवादी विरोधियों का केंद्र बन गया था। सन 1911 के दरबार में सम्राट जॉर्ज V द्वारा औपचारिक रूप से दिल्ली को राजधानी घोषित करने के साथ ही ये बात पक्की हो गई। अब दर्राज का एक नया युग शुरू होने वाला है। 1930 का दशक दिल्ली। ये नए निर्माणों से सजी राजधानी के सबसे शुरुआती दृश्य है, जिसे ये रूप दिया है ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने। इसे डिजाइन करने और बनाने में 20 साल से भी ज्यादा लगा और ये ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता के एक नए अध्याय का प्रतीक है। इसके बीचों बीच शानदार वाइसरॉयज हाउस है, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति का निवास बनेगा। हिस्टोरियन मालविका सिंह और रुद्रांशु मुखर्जी ने अपनी किताब न्यू दिल्ली मेकिंग ऑफ अ कैपिटल में बताया है कि लुटियंस ने कितनी बारीकी से काम किया था। उन्होंने इंडियन ट्रेडिशंस का बखूबी अध्ययन किया, खासियतों और प्रतीकों की खोज की, स्थानीय निर्माण सामग्री की डायरेक्टरी तैयार की, धार्मिक और सेक्युलर दोनों तरह की कला और कारीगरी की खासियतों को जमा किया और इन सबको आपस में मिलाकर एक हाइब्रिड स्टाइल बनाने की कोशिश की। एक नई शानदार राजधानी का निर्माण ब्रिटिश राज की साम्राज्यवादी सत्ता के सबसे अच्छे दौर का प्रतीक बन गया। भारत अब धीरे धीरे लेकिन लगातार बदलने लगा है। 1930 का दशक ब्रिटिश भारत के पूर्वी हिस्से की बंगाल रियासत। ये दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन है, जिसे अंग्रेजों ने भारत पर अपनी हुकूमत के सबसे अच्छे दौर में सन 1879 में बनवाया था। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग को जोड़ने वाली ये ट्रेन ब्रिटिश हुकूमत की वजह से आए बदलावों को दिखाती है। 1930 के दशक तक बंगाल के ठंडे पहाड़ी इलाकों में बसे दार्जिलिंग जैसे छोटे छोटे शहर गर्मी से बचने के लिए अंग्रेजों के लिए जन्नत बन गए थे। अब अंग्रेजों के लिए भारत ही इनका घर है और ये इसे आधुनिक बनाकर इसका विकास करना चाहते हैं। ब्रिटिश राज अपने साथ वेस्टर्न एजुकेशन,
मॉडर्न मेडिसिन, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज भी लेकर आया। दार्जिलिंग जैसी जगहों पर अंग्रेजों ने अमिट छाप छोड़ी। ब्रिटिश राज द्वारा स्थापित चाय बागानों ने आगे चलकर भारत को दुनिया के सबसे बड़े टी प्रोड्यूसर्स में से एक बनाने की बुनियाद रखी। इसके बावजूद ये सवाल उठता है कि क्या आधुनिक सुधारों ने सचमुच भारतीयों की जिंदगी को बेहतर बनाया है? इस समय तक भारत के लोग ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहते हैं। ब्रिटिश राज में सरकार में उनकी भागीदारी न के बराबर है और ये आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई हालत में है। हिस्टोरियन आयरा क्लाइन ने लिखा है, अपने शुरुआती दौर में ही ब्रिटिश राज ने भारतीय उपमहाद्वीप में विकास के नए तौर तरीके स्थापित किए, जिससे इंग्लैंड तेजी से प्रगति कर पाया और वहां के लोग संपन्न हुए। पर क्लाइन का एक सवाल है, फिर वेस्टर्न प्रोग्राम्स की कामयाबी ज्यादा बड़े पैमाने पर नजर क्यों नहीं आई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज ने 20वीं सदी के मध्य तक भारत के ज्यादातर लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कैसे पहुंचा दिया, जहां लोग मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं। 20वीं सदी के आगे बढ़ने के साथ ही अब तमाम भारतीय लोग गरीब से लेकर अमीर तक ये सवाल पूछने लगे हैं। अपनी दोस्त को लिखे एक पत्र में मैसूर रियासत के दीवान या प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल ने लिखा, मैं बढ़िया शिक्षा और हायर पोस्ट के साथ खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ, लेकिन कई बार मुझे बहुत निराशा होती है। मेरे स्टेटस और मेरी कामयाबियों के बावजूद लगभग सभी ब्रिटिश लोग मुझे अब भी अपने से नीचा समझते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि वो जिस भारत की बात करते हैं वो ब्रिटिश लोगों की बनाई हुई चीज है और उनके जाने के बाद वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। भारत में लोगों का विचार फिर से बदलने लगा है और इस बार वो अपने शासन पर विचार कर रहे हैं। इसने गांधी जी जैसे जाने माने नेताओं के लिए पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जमीन तैयार कर दी और एक बार शुरू होने पर इस आंदोलन को रोकना मुश्किल साबित होगा। इस बीच ब्रिटिश साम्राज्य आधुनिक काल में सबसे हिंसक आंदोलन से गुजरने वाला है। बीसवीं सदी का शुरुआती दौर। ब्रिटिश हुकूमत एक बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति है और भारत इस साम्राज्य के सबसे अहम नगीनों में से एक है। लेकिन यहां अब अशांति है और ये 3 दशकों से पनप रही है। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में यहां की अशांति ने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया और आखिरकार इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की बुनियाद पड़ी। इस संगठन का विचार सबसे पहले एक अंग्रेज नागरिक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने रखा था, लेकिन कांग्रेस भारतीय नेतृत्व वाला एक राजनीतिक संगठन है जो ब्रिटिश राज में भारतीयों की समस्याओं का समाधान चाहता है। सन 1914 में ये भारत में ब्रिटिश राज के सबसे जबरदस्त राजनीतिक विरोधी के रूप में पनपा, लेकिन अब जंग की दस्तक सुनाई दे रही है। जुलाई सन 1914 से नवंबर सन 1918 तक पूरे यूरोप में जबरदस्त लड़ाई छिड़ी रही, जिसमें साम्राज्यवादी ताकतों के साथ साथ उनकी रियासतों ने भी भागीदारी की। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने एक गठबंधन बनाया जिसमें बाद में अमेरिका, जापान और अन्य देश भी शामिल हो गए। इन्होंने साथ मिलकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का सामना किया। ब्रिटिश भारत ने भारतीय सेना को जंग में उतारा। दुनिया में किसी उपनिवेश की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी में यहाँ के 12,70,000 सैनिक शामिल हुए। इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश और भारतीय सेना साथ मिलकर लड़ रही है। शौर्य का सम्मान करने में ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया। 15 भारतीयों को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। सिर्फ ब्रिटिश लोगों को दिया जाने वाला ये सम्मान प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे।
लगभग 75,000 भारतीय सैनिक मारे गए और इनमें से कईयों ने विदेशी जमीन पर दम तोड़ा और लाखों सैनिक घायल हुए। दिसंबर सन 1917, जेरूसलम। ये ब्रिटिश जनरल एडमंड एलनबी द्वारा डोम ऑफ रॉक पर सम्मान व्यक्त करने के दुर्लभ दृश्य है। इनके साथ भारतीय घुड़सवार सेना और लैंसर्स के 4 डिविजन्स हैं। भारतीय सेना फिलिस्तीन से तुर्कों को बाहर निकालने में कामयाबी का जश्न मना रही है। नवंबर सन 1918 तक जर्मनी ने समर्पण कर दिया और जंग खत्म हो गई, लेकिन कोई भी इससे सही सलामत नहीं बचा है। इस विश्व युद्ध ने जीतने वाले को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया है जितना हारने वाले को। ब्रिटिश साम्राज्य को भी अपने देश में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सन 1925, ग्रेट ब्रिटेन। इन अनोखी फिल्म आर्काइव्स में बायो कलर नाम की एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। क्लॉड फ्रीस ग्रीन ने जंग के बाद ब्रिटेन की स्थिति को दिखाने के लिए बायो कलर का इस्तेमाल किया। लंबी और बेरहम लड़ाई में सैनिक रूप से कामयाब रहने के बावजूद ब्रिटेन अब आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। ब्रिटेन को सुपर पावर बनाने वाली औद्योगिक क्रांति अब धीमी पड़ रही है। संपन्न लोग और धनी होते जा रहे हैं और गरीब लोग और फटेहाल, जिससे उच्च वर्ग और कामगारों के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है। सन 1926 में यानी पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के 1 दशक के अंदर ब्रिटेन कारखानों, कोयला खदानों, बस, रेल और बंदरगाहों में काम करने वालों और बिजली और गैस के कामगारों की 10 दिनों की आम हड़ताल से ठप पड़ गया। प्रशासन ने इस आम हड़ताल को तो खत्म करवा दिया, लेकिन ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आगे आने वाले मुश्किल हालात का पहला संकेत है। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध के बाद के भारत में भी एक नई असंतुष्टि पनप रही है। जंग शुरू होने पर भारत के रजवाड़ों के साथ साथ ज्यादातर जनता ने लड़ाई में ब्रिटेन का साथ दिया था। भारतीय सैनिक अपनी मर्जी से अंग्रेजों के लिए लड़े थे और रियासतों ने युद्ध के लिए अपने खजाने खोल दिए थे। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के मुताबिक भारत ने जिस उत्साह से युद्ध में मदद की है, उसकी एकता और समर्पण ने ब्रिटेन को खुश कर दिया है। भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाले लोगों ने भी इस उम्मीद में युद्ध के समय अपना रुख नर्म कर लिया कि शायद लड़ाई में मदद के बदले अंग्रेज उन्हें आजाद कर दें। विश्व युद्ध खत्म होने के महज 1 साल बाद ऐसा लगने लगा कि ये जल्दी ही होने वाला है। सन 1919 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। इस कानून से सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ गई। इससे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज की शुरुआत हुई और स्टेट गवर्नमेंट में कई अहम पद भारतीयों को दे दिए गए। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है। सेंट्रल गवर्नमेंट अब भी अंग्रेजों के नियंत्रण में है। रियासतों में भी टैक्स और लॉ एंड ऑर्डर जैसे अहम पदों पर अंग्रेज ही है। और फिर वक्त ने करवट ली। इस बार भारत का विचार एक अहिंसक आंदोलन से पैदा हुआ, जो भारत के लोगों को आजादी की राह पर ले जाने वाला है।